मैथ्स कनेक्शन क्लास 28। तो ये हमारी मैथ्स कनेक्शन है जिसमें हम लोग क्लास 28 शुरू करते हैं। मैथ्स कनेक्शन क्लास 28। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग क्लास 1 से देखते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग एरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं और एरिथमेटिक में हम लोग अभी 6 to 8 को कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने बेसिक एरिथमेटिक देखा। बेसिक एरिथमेटिक में हमने डिजिट्स के बारे में देखा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में देखा, कॉम्यूटेटिविटी देखा, फिर नंबर लाइन के बारे में थोड़ा देखा और उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स जो हमारा मेन टॉपिक था। तो हमारा बेसिक एरिथमेटिक जो था उसमें जो हमारा सब ग्रुप 1 था उसमें हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स देखा। इंटीजर्स का ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इन सब के बारे में देखा। फिर हमने फॉर्मूलाज देखा, क्वेश्चन बैंक देखा। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली प्लस माइनस में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और फिर हम लोग अपने सब ग्रुप 2 में गए थे। सब ग्रुप 2 में हमारा जो मेन टॉपिक था वो था HCF और LCM। इसके लिए सबसे पहले हमने देखा कंप्लीटली डिवाइड क्या होता है या डिवाइड करना किसे कहते हैं। पहले फैक्टर्स के बारे में देखा, उसके मेथड्स देखे, किस तरह से हम लोग फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर्स मतलब क्या होता है। फिर उससे कनेक्ट करके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट कहा जाता है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक या वन जो होता है वो प्राइम नहीं होता है, कंपोजिट भी नहीं होता है, ठीक है। तो वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। जैसे जीरो को ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना ही निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद आगे हमने फैक्टर्स के बाद कॉमन फैक्टर्स देखा और कॉमन फैक्टर्स के बाद हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में भी जाना था। फिर जब हमने HCF किया तो जिसको GCD भी कहते हैं पर हम HCF के साथ आगे बढ़े थे, उसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है HCF की। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हमने देखा था फैक्टर ट्री मेथड से, उसके बाद हमने डिवीजन मेथड देखा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन के। उसके बाद हमने HCF को डिवीजन मेथड से कैलकुलेट किया था, पर डिवीजन मेथड से हमने मतलब कैलकुलेट नहीं किया था डिवीजन मेथड, हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि दो मेथड हो जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें एक एक नंबर का हम लोग निकालते हैं और डिवीजन एक साथ। तो हमने HCF में डिवीजन मेथड की जगह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था। जब हम LCM में गए थे तो सबसे पहले हमने मल्टीपल्स के बारे में देखा, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स के बारे में देखा, फिर LCM की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी और उसके बाद LCM को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से कैलकुलेट किया था। डिवीजन मेथड ज़्यादा यूज़ होता है LCM के लिए, वो हमने देखा था। क्वेश्चन बैंक्स हमने देखे थे और वर्ड प्रॉब्लम्स और जो टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश से मैथ्स कन्वर्ट करने वाले वो सब हमने लीव किए थे। फिर हमारा थर्ड जो ग्रुप आया था उसमें हमने डिविजिबिलिटी देखा था। डिविजिबिलिटी ऐसे आपको सिक्स में बहुत सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने हैं कि कोई नंबर इन नंबर से डिवाइड कब कब हो सकता है बिना एक्चुअल डिवीजन किए, पर हमने सब नहीं देखा था। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट के बारे में देखा और उसके बाद फिर हमने कुछ नंबर्स देखे जैसे 2 के बारे में, 3 के बारे में और 5 के बारे में। 10 के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना था, जो इंपॉर्टेंट है 10 में, जब यूनिट डिजिट 0 हो जाए। और इसी के साथ जो हमारा बेसिक अरिथमेटिक था वो हमने पूरा किया था। अब चलिए हम लोग चलते हैं इंटरमीडिएट अरिथमेटिक और हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में हमने क्या क्या देखा था। तो यहाँ पर अब हमारे पास है इंटरमीडिएट अरिथमेटिक। इंटरमीडिएट अरिथमेटिक। तो इंटरमीडिएट अरिथमेटिक में जो हमारा सबसे पहला सब ग्रुप था वो था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में सबसे पहले हमने रिप्रेजेंटेशन से शुरू किया था। सबसे पहले हमने देखा कि फ्रैक्शन दिखता कैसे है, न्यूमरेटर ऊपर वाला या डिवाइड अपॉन का साइन और फिर नीचे वाला डिनोमिनेटर। हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद हमने कन्वर्जन देखा, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। रिवर्स टेक्निक इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद एक इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता है, इक्विवेलेंट, वो रेशियो में भी आया था, हमने देखा था।
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। मैथ का जो एक फंडामेंटल रूल होता है कि हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको हमने देखा था। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे हमने देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, तो कोई भी मेथड आप करिएगा पर लास्ट में आंसर हमेशा सेम आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में हमने देखा, कैंसिलेशन ऑफ जीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने लाइक और अनलाइक के बारे में देखा था। लाइक और अनलाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे हम लोग ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस किए थे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट था। वैसे डेसिमल्स में भी लाइक डेसिमल्स अनलाइक डेसिमल्स था। फिर अनलाइक से लाइक हम लोग कैसे बना सकते हैं वो हमने देखा था। और उसके बाद फिर हमने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस किया था, जैसे हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स किया। ऑपरेशंस क्या है तो भाई अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस हमने किया, उसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पहले देखा था। सिंपल मेथड भी था, ठीक है, अगर लाइक हो। और जब अनलाइक है तो एक तो बेसिक मेथड था, मेथड 2 में हम लोग एरो या थोड़ा सा लिख कर थोड़ा सा सोच कर हम लोग आगे बढ़े थे। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में थोड़ा हमें वर्ड्स पे ध्यान देना है, फ्रॉम है कि डिफरेंस है। और उसके बाद फिर हमने ये पूरा किया था। और उसके बाद एक ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस भी थे। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन जो हमने इंटीजर्स में भी देखे थे और इसमें भी देखे हमने, फ्रैक्शंस में भी उसका क्वेश्चन बैंक किया। फिर हम लोग आगे बढ़े थे और क्लास 7th को हमने कनेक्ट किया था और वहाँ पर हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर कैंसिल कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करके फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो वो ज़्यादा आसान होता था। उसके क्वेश्चंस हमने किए थे। माइनस में गलतियाँ होती हैं तो माइनस का हमें ध्यान रखना है, हम लोग शुरू में ही माइनस को कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम गए थे डिवीजन में। डिवीजन जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए रेसिप्रोकल का, क्योंकि हम लोग कैंसिल तब करते हैं जब बीच में इंटू होता है। तो डिवाइड साइन को कैसे इंटू में बदलेंगे तो वो हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो हमने पहले रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था और उसके बाद फिर हमने डिवाइड को इंटू में चेंज किया और फिर हम लोग आगे बढ़े थे। तो इसी के साथ हमने अपना फ्रैक्शन जो सब ग्रुप था वो पूरा किया था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सब ग्रुप था, बहुत इंपॉर्टेंट सब ग्रुप था, उसका नाम था डेसिमल्स। तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डेसिमल्स में क्या क्या देखा था। तो हमारे पास आ रहा है अब डेसिमल्स। तो जैसे हमने फ्रैक्शंस में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से शुरू किया था, वैसे हम लोग ने डेसिमल्स में भी रिप्रेजेंटेशन से शुरू किया। डेसिमल दिखता कैसे है, डेसिमल पॉइंट क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। फिर हमने देखा था कुछ कुछ जो सिंबल्स होते हैं या साइंस होते हैं या नंबर्स होते हैं मैथ्स में, वो छुपे होते हैं। तो हम लोग कब कहाँ पर उनको लिखते हैं, कब कहाँ पर हम लोग उनको छुपा देते हैं जब उनका कोई यूज़ नहीं होता है। फिर पॉइंट के बाद कब कब ज़ीरो है जिसको हम लोग लिख सकते हैं जितना मन चाहे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कब कब ज़ीरोज़ की वैल्यू होती है, इनको हमने देखा था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं डेसिमल्स में जिसको हमने अभी छोड़ दिया था, जैसे कंपैरिजन हो गया या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, 10th 100th 1000th ये सब। उसके बाद फिर हमने देखा जैसे फ्रैक्शंस में 3 पार्ट्स होते थे, वैसे डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं। तो जो हमारे पॉइंट है उसके LHS में डेसिमल होल नंबर पार्ट और RHS में डेसिमल पार्ट। जैसे 0 नंबर लाइन में था उसके LHS में निगेटिव नंबर्स, RHS में पॉजिटिव नंबर्स या इंटीजर्स हम लोग कह सकते हैं अभी। तो डेसिमल में LHS में होल नंबर पार्ट, RHS में डेसिमल पार्ट, कुछ इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था डेसिमल प्लेसेस का। इजी और छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर आगे आपने देखा कितना ये यूज़ हुआ था। करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये क्या होता है ये हमने देखा डेसिमल्स। और नंबर लाइन के बारे में बहुत छोटी सी मतलब बहुत थोड़ा सा हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने डेसिमल से फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट करना सीखा और फिर रिवर्स में गए और फ्रैक्शन से डेसिमल्स। फ्रैक्शन से डेसिमल्स में हम लोग शिफ्टिंग देखे कि शिफ्टिंग हम लोग करते हैं लेफ्ट में क्योंकि डिवाइड है एक तरह से। तो केस 1 में जब डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो जो ज़्यादा आसान होता है, और हमने केस 2 भी देखा था जब 10, 100 या 1000 नहीं है। क्वेश्चन बैंक हमने देखे थे, क्वेश्चन बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे फ्रैक्शंस में हमारे पास लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस आया था, उसी तरह हमारे डेसिमल्स में लाइक और अनलाइक डेसिमल्स आया था। हमने कन्वर्ट करना सीखा था, जो डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट था उसको यूज़ करके हमने कन्वर्ट करने सीखा था कि हम लोग अनलाइक डेसिमल्स को कैसे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आया था ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। जिस तरह से हमारे पास ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स और ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस आया था, उसी तरह ऑपरेशंस ऑन डेसिमल में प्लस माइनस इनटू डिवाइड, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक को भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हमने एडिशन ऑन डेसिमल्स देखा था। एडिशन ऑफ डेसिमल्स में सबसे पहले तो हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है ताकि पॉइंट कहाँ आएगा वो हमें अच्छे से ध्यान रहे। तो कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स, उसके बाद डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखना और फिर हम लोग को ऐड करना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन बैंक था और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स आया। उसके बाद हम लोग 7th क्लास में जो कनेक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स वो हमने देखा। उसमें भी हमने केस 1 और केस 2 देखा था। जैसे हमने देखा था कि जब हम लोग ने फ्रैक्शन से डेसिमल किया था तो एक तरह से डिवाइड था। तो डिवाइड जब हम लोग करते हैं, और आगे भी हमने डिवाइड में देखा था, तो डेसिमल कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है, ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट होता है। लेकिन इनटू में डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है। तो हम लोग एरो लगा के शिफ्ट करते थे, बीच में 0 लिखते थे, और प्रैक्टिस के साथ हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हमने 2 केस देखे। पहला केस जब पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा राइट में शिफ्ट होता है, और फिर हमने केस 2 में देखा था जब डेसिमल नंबर्स को हम लोग होल नंबर या डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग पहले डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितने डेसिमल प्लेसेस है उनको जोड़ के डेसिमल प्लेसेस लगा देते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, सेम कॉन्सेप्ट रहता है। और उसके बाद हमने फिर डेसिमल के डिवीजन देखे थे। इसमें जो केस 1 था वो फ्रैक्शन से डेसिमल जब हमने कन्वर्ट किया था तो उसी के जैसा था, ठीक है, तो हमने उसी के जैसे किया। और जो हमारा सेकंड केस था वो इम्पॉर्टेंट था। उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डेसिमल प्लेसेस है तो फिर हम लोग डेसिमल हटा सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमने देखे थे, और इसी के साथ हमने ये अपना सब ग्रुप 2 भी पूरा किया था। उसके बाद फिर हमारे पास हमारा सब ग्रुप 3 आया था इंटरमीडिएट अरिथमेटिक का, जो हमारा रेशियो था। रेशियो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर हमने इसको बहुत ही शॉर्ट में किया था। वैसे रेशियो में 3 मेन टॉपिक्स आते हैं, नाम भी रहता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो एक रेशियो, एक प्रपोर्शन और एक यूनिटरी मेथड, है ना, एक की वैल्यू जो निकालते हैं। तो हमने अभी प्रपोर्शन और यूनिटरी मेथड को लीव किया था। रेशियो में भी हमने बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन और जो टॉपिक्स थे वो लीव किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था रेशियो का। रेशियो भी हमने जिस तरह फ्रैक्शंस और डेसिमल को शुरू किया था रिप्रेजेंटेशन से, वैसे हमने रेशियो को भी शुरू किया था कि रेशियो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हम लोग 2:3 या 2:3 पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रेशियो को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिवर्स गए थे और फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा था। फिर हमने रेशियो को डेसिमल्स में देखा था। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर डेसिमल्स। फिर हमने रेशियो से पहले हमने रेशियो से डेसिमल देखा, फिर डेसिमल से रेशियो देखा, रिवर्स गए। तो हम लोग रेशियो से डेसिमल जाते थे तो भी फ्रैक्शन, और फिर डेसिमल से रेशियो आते थे तो भी फ्रैक्शन का हम लोग यूज़ करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। और उसके बाद फिर हमारा मेन कॉन्सेप्ट आया था इक्विवेलेंट रेशियो। तो हमने पिछली क्लास में इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में देखा था। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, तो इक्विवेलेंट रेशियो बिल्कुल आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा था। उसके हमने क्वेश्चंस किए थे। तो क्वेश्चन बैंक था। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन बैंक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 647। तो डायरेक्ट मेथड 2 से करेंगे हम लोग। आप कन्वर्ट नहीं करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, डायरेक्ट एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटीसीडेंट है क्या, पहला टर्म न्यूमरेटर ही है और जो दूसरा टर्म कॉन्सिक्वेंट है वो डिनोमिनेटर ही है। तो राइट 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 2:3। तो हमारे पास 2:3 है। तो 2:3 में जो हमारे पास पहला टर्म है एंटीसीडेंट, उसको हम लोग 2 से इंटू कर सकते हैं। रेशियो, अगर एंटीसीडेंट को 2 से इंटू किया तो कॉन्सिक्वेंट को भी 2 से। अगर पहला टर्म 2 से तो दूसरा टर्म भी 2 से ही इंटू करेंगे। तो 3 × 2। तो हमारे पास ये हो गया 4:6, ठीक है। हमें कितने रेशियो चाहिए, 3 इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए। तो फिर लिख सकते हैं 2:3 इक्वल टू, अब हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो इस 3 को भी हम लोग 3 से इंटू करेंगे। तो 2 × 3 = 6 एंड 3 × 3 = 9। तो 6:9। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग 4 से इंटू करेंगे। तो 2 × 4 टाइम्स 3 × 4। तो 2 × 4 = 8 एंड 3 × 4 = 12। तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं 3 इक्विवेलेंट रेशियो आ गए, 4:6, 6:9 और 8:12। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 2:3 आर, क्योंकि 3 है प्लूरल हो जाएगा आर। तो 4:6, 6:9, 8:12, है ना। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, 3 × 4 ओके, है ना। आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास
आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 648 की तरफ। तो बहुत ही बेसिक्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, पर अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 648। क्वेश्चन क्या है, राइट टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1:15। तो हमारे पास 1:15 है, तो पहले 2 से इंटू करते हैं। तो एंटीसीडेंट को 2 से इंटू किया तो कॉन्सिक्वेंट को भी हम लोग 2 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 2:30। हम लोग को चाहिए 2 इक्विवेलेंट रेशियो। अब हम लोग एंटीसीडेंट को 3 से इंटू करेंगे, तो हम लोग कॉन्सिक्वेंट को भी 3 से इंटू करेंगे। तो 1 टाइम्स 3 इज 3:15, 3 ज़ा 45। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 इक्विवेलेंट रेशियो आ गए और हमें 2 ही चाहिए थे क्वेश्चन के अनुसार। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 1:15 आर, क्योंकि 2 निकालना है, आर 2:30 और कॉमा 3:45। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 649। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 649। तो हमारा क्वेश्चन है राइट 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 7:11। हमें 4 इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 649। क्वेश्चन है राइट 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 7:11। 4 इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए। तो 7:11 पहले हम लोग 2 से इंटू करते हैं, तो 7 इंटू 2, सेकेंड टर्म को भी 2 से करेंगे, क्योंकि जिसको फर्स्ट टर्म से उसी को सेकंड टर्म से, क्योंकि एक तरह से ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 रेशियो 22, 11 2 ज़ा 22। 4 हम लोग को निकालने हैं, तो अब 3 से इंटू करते हैं। 7 टाइम्स 3 इज टू 11 टाइम्स 3, 7 3 ज़ा 21 रेशियो 33। फिर अगला 4 से 7 4 ज़ा रेशियो 11 4 ज़ा, तो 7 4 ज़ा 28 रेशियो 44। 4 इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए, 3 हो गए, तो चौथा देख लेते हैं। तो 7 रेशियो 11, अब 5 से इंटू करते हैं। तो एंटीसीडेंट को 5 से, तो कॉन्सिक्वेंट को भी 5 से, तो 11 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 और 11 5 ज़ा 55। तो हमारे पास 4 इक्विवेलेंट रेशियोज आ गए। तो देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 7:11 आर, पहला 14:22, कॉमा दूसरा 21:33, तीसरा 28:44 और लास्ट हमारे पास है 35:55। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 649 हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 650 की तरफ। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 650। अब इसमें हमें 5 इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9:10 के। तो जनरली हम लोग 2 3 4 से आप कर सकते हैं, आप 10 15 100 किसी से भी इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 से शुरू करते हैं। 5 इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए, तो पहला निकालते हैं। तो एंटीसीडेंट को 2 से इंटू करते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंट को 2 से इंटू करते हैं। सो 9 2 ज़ा 18 एंड 10 2 ज़ा 20। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रेशियो तो 2 से इंटू कर लिया, अब 3 से इंटू करते हैं। तो एंटीसीडेंट को 3 से और कॉन्सिक्वेंट को 3 से। सो 9 3 ज़ा 27 रेशियो 30। ओके, अब हम लोग तीसरा रेशियो निकालते हैं।
तो अब 4 से इंटू करेंगे, 9 इंटू 4 रेशियो 10 इंटू 4, सो वी हैव 9 4 36 एंड 10 4 40. पाँचवा 9 रेशियो 10, so we have 9 times 5 ratio 10 times 5, 9 5 45, 10 5 50. तो हमारे पास 4 रेशियो निकल गए, पर हमें 5 इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए, तो 9:10. तो अब 6 से करते हैं, एंटीसेडेंट को 6 से तो कॉन्सिक्वेंट को 6 से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड. तो 10 को हम लोग 6 से इंटू करते हैं, सो वी हैव 9 6 54 रेशियो 10 6 60. तो हमारे पास 5 इक्विवेलेंट रेशियो निकल गए. अब लास्ट में एक स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं, देयरफॉर 5 equivalent ratios of 9:10 are 18:20, 27:30, 36:40, 45:50, 54:60. Okay, so these are our 5 equivalent ratio and this is our answer. तो ये हमारे पास पूरा हुआ. तो ये 4 क्वेश्चन हमारे पास थे. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो में. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था. इसमें भी हमारे पास 2 तरीके थे, या तो पहले हम लोग कन्वर्ट कर ले फ्रैक्शन में, या डायरेक्ट करें, तो हमने डायरेक्ट भी देखा था. तो अब जो क्वेश्चन बैंक हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट देखेंगे. तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बैंक बनाते हैं. पहला क्वेश्चन है 653. तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 653. तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है 16:18. तो 16:18 इसको देख लेते हैं एक बार. तो हमारे पास है 16:18. तो मैं डायरेक्ट करता हूँ. तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यूनिट डिजिट 6 और 8, और टेबल में भी आ रहे हैं. 2 8 16, 2 9 18, 8:9. 8 और 9 कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम हो गए. तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने देखा था, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्राइम हो जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी. सो दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म. फिर हमारे पास आया 654, 25 रेशियो 45. तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 5 और 5 हमारे पास है. तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 5 9 टेबल में भी आ रहा है. अब 5 और 9, तो आप देख सकते हैं को प्राइम है, 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर है नहीं. सो वी हैव 5:9. दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 655, 100 रेशियो 150. अब देखिए एक्चुअली में है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही तो है, तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 0 0. ठीक है, तो रेशियो में भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. एक 0 तो एक ही 0 कैंसिल होगा, दूसरा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई 0 नहीं है. अब 10 और 15, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 एंड 5 3. अब 2 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स और ये दोनों प्राइम भी हैं तो को प्राइम होंगे. तो 2:3 इज अवर आंसर. दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म. चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन 656. तो अब हमारे पास है क्वेश्चन 656. 70 रेशियो 42. ओके, अब देखिए आप इसको 2 से पहले कैंसिल कर सकते, यूनिट डिजिट 0 और यूनिट डिजिट 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा. पर थोड़ा और टेबल पढ़िए तो 7 10 70 होता है और 7 6 42, 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो क्यों ना 7 से कैंसिल करें. 7 10 और 7 6. ठीक है, अब 10 और 6 2 की टेबल में आ रहा है, तो 2 5 और 2 3. अगर आप और टेबल आगे देखते तो 14 में दोनों आ जाता, 14 5 14 3 डायरेक्ट आ जाता. पर कोई बात नहीं, आप 2 से भी कैंसिल करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा. 5 और 3 प्राइम नंबर है, को प्राइम है, सो अवर आंसर विल बी 5:3. को प्राइम हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म. अगला क्वेश्चन है 657.
57, 17 रेशियो 34, इसको कैसे करिएगा? तो ये 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 7 + 1 8, 3 में भी नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी नहीं। अच्छा आप ऐसे देखिए 17 2 सा 34 होता है, तो 17 की टेबल में दोनों आ गए, तो ऐसे डायरेक्ट भी आप प्रैक्टिस के संग देख पाइएगा। 17 1 सा 17, 17 2 सा 34, तो 1:2 को प्राइम, सो दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 658। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 50 रेशियो 225, ठीक है। तो 5 से करते हैं हम लोग, है ना, 0 और 5, तो 5 10 जा, और ध्यान से ये मैथ स्किल्स में हमने देखा था, ध्यान से देखेंगे, 5 4 जा 20, 2 बचा और 5 25, 5 5 जा 25। फिर से देखिए यूनिट डिजिट 0 और 5, तो 5 से फिर से डिवाइड होगा, तो 5 2 जा एंड 5 9 जा। वैसे 25 का टेबल में डायरेक्ट हो जाता है, 25 2 जा 25 9 जा 225 होता है, पर 25 का टेबल हमको कम से कम 5 तक हमने देख लिया था, पहले 4 तक, अब 5 तक ध्यान रखना है। 25 5 से 125, और बाकी आप इसको 5 से 2 बार कैंसिल करिएगा, वही आंसर रहेगा, आंसर सेम आएगा। अब 2 और 9 आप देख सकते हैं को प्राइम है, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कैंसिल करे, 1 लेंगे नहीं हम लोग, तो 2 और 9, सो अवर आंसर इज 2 रेशियो 9, दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 659। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 659। क्वेश्चन हमारे पास है 65 रेशियो 91। अब इसको आप कैसे करिएगा? देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं, 9 + 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ठीक है, तो टेबल थोड़ा आगे सोचिएगा आप, तो 13 का टेबल आपको देखना होगा। देखिए 13 5 जा 65 एंड 13 7 जा 91, 5 और 7 प्राइम नंबर, तो ये को प्राइम, सो 5:7, ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस से पता चलते जाएगा। अगला क्वेश्चन है 450 रेशियो 270। अब चाहे तो 0 0 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप, है ना, आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 + 5 9, 9 + 0 9, और 2 + 7 9, 9 + 0 9, ठीक है, 4 से नहीं, सॉरी क्या नाम है, 3 से, तो सम ऑफ डिजिट, ठीक है, अब सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, तो 9 से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमें कैंसिलेशन ऑफ 0 ध्यान है, तो पहले हम 0 से कैंसिल करेंगे, और फिर हम लोग चाहें तो 3 से कर सकते हैं, 4 + 5 9, 2 + 7 9, पर क्योंकि दोनों में 9 आ रहा है, तो 9 से भी कैंसिल हो जाएगा ये, और 9 की टेबल में आता ही है, तो 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 5 जा 45 एंड 9 3 जा 27, 5 और 3 प्राइम नंबर, तो ये को प्राइम हो जाएगा, 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 661। क्वेश्चन है 500 रेशियो 1000, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को कैंसिल करेंगे, तो 1 0 और 1 0 कैंसिल हुआ, अब 1 0 और कैंसिल हो सकता है, तो 1 0 और 1 0 कैंसिल हुआ, अब 1 0 और कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 बचा ही नहीं, तो बचा 5 और 10, तो 5 की टेबल से कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा एंड 5 2 जा, सो अवर आंसर इज 1:2, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन 662। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 662। क्वेश्चन हमारे पास है 100 रेशियो 300। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 0 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 अच्छे से कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब यहाँ 1 बच ही गया, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, 1:3। एक तरह से 100 से कैंसिल किया, 100 1 जा 100 3 जा, 1 0 कैंसिल करते मतलब 10 से कैंसिल किया गया है, 2 0 एक साथ करते तो 100 से, 100 1 जा 100 3 जा, पर डायरेक्ट ऐसे करने की जगह हम लोग ने ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं है, सो अवर आंसर इज 1:3, सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 रेशियो 36। अब देखिए आप इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं,
आप इसको 3 से भी कर सकते हैं, 4 + 2 6, 6 3 से जाता है, और 3 + 6 9, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो दोनों 3 से भी कैंसिल होंगे। आप 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 6 जा 4 9 जा, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग 12 से, आप 6 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 4 जा 6 6 जा। यहाँ पर हम लोग 12 से कैंसिल करते हैं, 12 2 जा 12 3 जा, तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 3 प्राइम नंबर। सो दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म 2:3, ठीक है। आप 2 से भी कर सकते थे, फिर आंसर यही आएगा, है ना, 2 बार में 3 बार में यही आंसर आएगा। Our next question is question 664, 25:35। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल वैसे ही है। तो 5 और 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा एंड 5 7 जा, प्राइम नंबर आ गया, तो अब ये कैंसिल होंगे नहीं, 1 के सिवा, 1 को लेते नहीं है। सो आवर आंसर विल बी 5 का 5, यहाँ रेशियो लगाना है, रेशियो, और 7 का 7, 7 बाद में है तो बाद में। रेशियो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इसको पलट देंगे तो नंबर अलग आएगा। 5:7, 7:5 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। जैसे 5 + 7 7 + 5 के बराबर होता है, पर ये रेशियो है, अगर ऑर्डर पलट दीजिएगा तो आंसर दूसरा आएगा। कई बार ये दिक्कत होती है, जब इंग्लिश में दिया रहता है और रेशियो दिया रहता है, तो कई बार स्टूडेंट उल्टा सीधा लिख देते हैं, ये गलत है। जो रेशियो पहले है वही, जैसे A:B हम लोग आगे अलजेब्रा में देखेंगे और थोड़ा इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो पहले A है, तो पहले जो नंबर आएगा वो A है, फिर रेशियो, फिर B, और बाद वाला B। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 665। क्वेश्चन 665 हमारे पास क्या है, 88:44। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग 2 से पहले करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 11 प्राइम नंबर है, तो 11 से डायरेक्ट करेंगे, 11 की टेबल में आता है, 11 1 जा एंड 11 2 जा, तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो इसको 11 से भी डायरेक्ट कर सकते थे, 11 8 जा 11 4 जा, फिर 4 1 जा 4 2 जा, और 44 2 जा 88 ही होता है। आप 2 से इंटू करिए तो 88 ही आएगा। तो कैसे भी आप करिए, आंसर आपका 2:1 आएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 666 की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 666। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है 16:40। अब देखिए आप इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, मैं 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, और अब 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप चाहते तो 8 से भी कैंसिल कर सकते थे, 8 2 जा 8 5 जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर हमारा आ जाएगा 2:5, प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम हो गए। अगला क्वेश्चन है 667। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 12:15:18, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, तो देखिए रेशियो में 3 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, पर जब हमने फ्रैक्शन देखा था तो हमने 2 ही देखा था। एक बार हमने देखा जब 3 हो जाते थे, जब 2 डिवाइड का साइन आता था, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन में जनरली 2 ही देखते हैं, और रेशियो में हम लोग 3 4 देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12:15:18, तो आप कैसे इसको कैंसिल करेंगे, उस नंबर से कैंसिल करेंगे जो तीनों को डिवाइड करे, तो तीनों को डिवाइड होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है जो तीनों को करे, जैसे 2 12 और 18 को करेगा पर 15 को नहीं करेगा, तो 2 नहीं ले सकते। देखिए 3 की टेबल में तीनों आते हैं, तो 3 तीनों को डिवाइड या कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 3 4 जा, 3 5 जा, और 3 6 जा, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 4:5:6। दिस इज अवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 668। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 669।
68, 4:10:14। तो फिर ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे तो 2, 4, 0 और 4, 2 की टेबल में भी आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। तीनों प्राइम नंबर है तो अब ये कोप्राइम हो जाएंगे। अच्छा, कोप्राइम नहीं होंगे, कोप्राइम में तो 2 नंबर होता है, यहाँ तो 3 है, मतलब अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, कोप्राइम में 2 नंबर हम लोग लेते हैं, तो ये 2:5:7, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर पाए, और 1 को हम लोग लेंगे नहीं। अगला 669, 12:18:30। तो फिर देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कर सकते हैं, आप 6 से भी कर सकते थे, तो हम लोग 2 से करते हैं पहले। 2 6 ज़ा, 2 9 ज़ा, और देखिए 2 1 ज़ा 2, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 6 9 और 15, 3 से, 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। तो 2 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर है, तो अब कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो तीनों को डिवाइड करे। सो अवर आंसर इज 2:3:5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर अब नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, और सिर्फ 1 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर तीनों का 1 है अब, तो यहीं हम लोग रुक जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 670। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 670 हमारे पास है 20:40:120। तो एक बार कोशिश करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास है 20:40:120। तो सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल करेंगे, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, 0 मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 0 और 0। अब बचा 2 4 और 12, किससे जाएगा? तीनों 2 से जाएगा, 2 की टेबल में आ रहा है, तो 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। सो आवर आंसर इज 1:2:6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब कोई नंबर नहीं है, यहाँ 1 आ गया तो अब कोई नंबर नहीं होगा। 671, 85:135। तो 5 से शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट 5। 5 1 ज़ा 5, 3 और 5 35, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 3 और 5 35, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो 17 और 27 को प्राइम हो जाएंगे। सो आवर आंसर इज 17:27, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा 1 को छोड़ के। Our next question is question number 672. क्वेश्चन हमारे पास है 30:72। ओके, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0, यहाँ यूनिट डिजिट 2, तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 18। अब 15 और 36, 2 से तो जाएगा नहीं पर 3 से जाएगा। देखिए 5 + 1 6, 6 3 से डिवाइड होता है, तो 15 भी 3 से डिवाइड होगा, और 3 की टेबल में भी आता है। और 3 + 6 9, 9 3 से डिवाइड होता है, तो 36 भी होगा। और यहाँ से देख भी सकते हैं 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। ठीक है, तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 6 होता है, 3 2 ज़ा 6, 5 और 12 अब ये कोप्राइम हो गए। सो अवर आंसर इज 5:12। क्वेश्चन था सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमें, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं था, पर आप समझ सकते हैं हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में कन्वर्ट, आप भी इसको डाल सकते हैं अपने में, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 673, 144:160। तो 2 से शुरू करते हैं, 4 और 0 है, तो देखिए 2 7 ज़ा 14, 4 उतरा, 2 2 ज़ा 4,
यहाँ पर 2 8 जा 16 और 0। अब 72 और 8, अब देखिए 2 से ज़्यादा सही है, या फिर अगर आपको ध्यान हो तो 8 की टेबल में दोनों आ जाएगा, 8 9 जा 8 10 जा, तो 8 से ही करते हैं हम डायरेक्ट। 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80, सो अवर आंसर इज 9:10। तो ये हमारा आंसर हो गया। कंसेक्यूटिव नंबर को प्राइम हो गए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 674। ठीक है, आप इसको 2 से भी कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। हमने देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में फ्रैक्शन जैसे ही है, बस वहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को कैंसिल करते थे सेम नंबर से, और यहाँ पर हम लोग एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, एक ही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 674। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20:50, तो पहले 0 0 कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास को प्राइम हो गया, प्राइम नंबर्स हैं, सो अवर आंसर इज 2:5। फिर अगला क्वेश्चन है 675, 225:1600। तो पहले 5 से शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 0, तो 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 4 जा 20, 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 1 और 0 10, 5 2 जा 10 और 0 का 0। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 2 और 0, 5 4 जा 20। फिर से देखिए 5 6 जा 30, 2 0, 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो 9 और 64 क्या किसी से डिवाइड होगा? तो इसका फैक्टर 3 होता है, पर 6 + 4 10, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर तो डायरेक्ट 9 आता है, और ये 9 से डिवाइड हो नहीं रहा है, सो दिस इज को प्राइम, दिस आर को प्राइम, है ना। तो ये हमारा 9:64 हो जाएगा, सो आवर आंसर इज 9:64। को प्राइम हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 676। क्वेश्चन 676, 10:400। तो सबसे पहले 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, और यहाँ पर एक 0 है, लेकिन यहाँ पर तो अब 0 है नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब 1 आ ही चुका है, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, 1:40। फिर 677 हमारे पास है। 677 क्या है? 400:600। तो एक बार इसको देख लेते हैं। 400:600, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 400:600। तो सबसे पहले 0 0 को कैंसिल करते हैं, 1 0 1 0, और फिर 1 0 1 0। अब बचा 4 और 6, तो 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, सो 2:3 प्राइम नंबर, तो ये को प्राइम हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म 2:3। फिर हमारे पास है क्वेश्चन 678, 150:60, ओके। तो फिर से पहले हम लोग 0 0 को कैंसिल करते हैं, 0 से 0, ठीक है, और 15 और 6 किससे जाएगा? तो 3 से, 3 की टेबल में दोनों आता है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 और 2 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो ये को प्राइम हो गए, 5:2। दिस इज अवर आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 679। तो हमारे पास है क्वेश्चन 679, क्वेश्चन है 7:28। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 7 की टेबल में 28 आ गया, 7 1 जा 7 4 जा, अब यहाँ 1 आ चुका है, तो ये को प्राइम हो जाएगा, 1:4। दिस इज अवर आंसर। फिर हमारे पास है 680, क्वेश्चन हमारे पास है 13:17। इसको बताइए। तो अब देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को कैंसिल करेगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर ही हैं, ठीक है, और एक की टेबल में दूसरा आ भी नहीं रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर है तो एक की टेबल में दूसरा आएगा नहीं, है ना, क्योंकि अगर आ जाता तो फिर प्राइम कैसे रहते। तो प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स आपके को प्राइम ही होते हैं, और को प्राइम है मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1 को लेंगे नहीं, आप देख सकते हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स को प्राइम होंगे,
तो ये कोप्राइम है, तो यही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3:10। तो फिर से अगर आप देखिए तो ये दोनों भी कोप्राइम है, ठीक है। ये प्राइम नहीं है, अगर ये प्राइम होता तो कोप्राइम होता ही, लेकिन ये हमारा कंपोजिट है, लेकिन ये कंपोजिट इसकी टेबल में नहीं आ रहा है। अगर प्राइम नंबर की टेबल में कंपोजिट आता तो कैंसिल भी कर सकते थे, 3 और 6, 3 और 9, 3 और 12, पर ये आपका टेबल में भी नहीं आ रहा है तो कोप्राइम है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 1 को लेंगे नहीं, तो यही आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म। और लास्ट क्वेश्चन है 682, 12:23। 23 प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो ये भी हमारा कोप्राइम है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का होता क्या है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या हो, कोप्राइम हो, ठीक है। और अगर 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हो 1 को छोड़ के, सबका कॉमन फैक्टर 1 हो, तब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और ये कोप्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर HCF 1 है, तो यही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन बैंक पूरा किया। और अब वैसे ये पूरा हो चुका है हमारा सब ग्रुप 3, लेकिन फिर भी मैंने पहले बोला था कि 2 टॉपिक्स और देख लेते हैं हम लोग। तो वो 2 टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले रेशियो वैल्यू और रियल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा, एक गिवन नंबर को गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 100 और बोला जाए इसको 2:8 में डिवाइड करें, या फिर 10:20 में डिवाइड करो, या किसी भी चीज़ में। कोई नंबर 60 है तो 60 को हम लोग को 4:2 में डिवाइड करना है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं उनका मतलब क्या होता है, और ये रेशियो की वैल्यू और रियल वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, है ना। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रेशियो वैल्यू और रियल वैल्यू क्या होती है ना, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो रेशियो वैल्यू और रियल या ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। रेशियो वैल्यू, ठीक है, तो एक हो गई रेशियो वैल्यू एंड, और हम लोग देखते हैं रियल या ओरिजिनल वैल्यू। रियल या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ओके। एक स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट ए और एक का नाम है स्टूडेंट बी, ठीक है। मान लेते हैं टीचर्स ने 50 बुक्स लाई, है ना, 50 बुक्स लाई, और मान लेते हैं जैसे इन्होंने सबसे अच्छे मार्क्स लाए, टॉपर्स हैं दोनों, ठीक है। और ये 50 बुक्स हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब टीचर 50 बुक्स इन दोनों को देंगे, ठीक है। लेकिन टीचर ने बोला कि हम, या टीचर 50 बुक्स ए और बी को तो देंगे लेकिन इक्वल नहीं देंगे। मान लेते हैं कि बी ने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए थे और ए ने थोड़े कम मार्क्स लाए, तो ए को थोड़ा कम मिलेगा और बी को थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, थोड़े से। तो उन्होंने बोला कि 50 बुक्स को हम लोग 2:3 में डिवाइड करेंगे। तो इसी से जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एक गिवन नंबर को रेशियो में डिवाइड करना क्या होता है, वो भी हम लोग सीख सकते हैं। तो 50 बुक्स को हम लोग को बांटना है ए और बी में, ठीक है। जिसमें पहले ए है ना, हमने देखा था ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो पहले 2 है, तो ए को 2 मिलेगा और बी को 3 मिलेगा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि इसका मतलब क्या है। तो अगर हम लोग समझें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले A/B बराबर 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं कुछ बातें पढ़ देता हूँ। माना 2 स्टूडेंट्स है ए और बी और हमारे पास 50 बुक्स हैं। अब हमें 50 बुक्स को ए और बी के बीच में बांटना है, डिवाइड करना है, पर हमें बोला गया है कि 2:3 में डिवाइड करना है। तो ए को मिलेगा 2 और बी को मिलेगा 3। अब ये मिलना मतलब क्या है, क्या मिलेगा, तो बुक्स तो मिलेगा पर 2 मिलेगा, मतलब क्या 2 किताबें मिलेगी। तो मान लेते हैं 2 किताबें मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जो पहले आया है ए, तो ए का 2 है और बी का 3 है। इसको हम लोग 3:2 नहीं लिख सकते, गलत माना जाएगा, क्योंकि रेशियो में 2:3 और 3:2 बराबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि 2:3 है क्या, 2/3, और 3:2 क्या है,
3/2 ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, है ना, ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 से कम है, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब वापस आते हैं कि ए को 2 मिला तो क्या मिला, बुक मिला, तो क्या हम लोग ये मान लें कि ए को 2 बुक मिला, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं ए को 2 बुक मिला, तो ए के पास कितना है, 2 बुक, एस लगा देते हैं, प्लूरल है, और बी के पास कितना है, 3 बुक्स। पर क्या ये सही है, आप ही सोचिए, तो टोटल बुक्स 5 बुक्स, तो ए को 2 बुक्स मिली और बी को 3 बुक्स मिली, तो हमारे पास 5 बुक्स हैं, पर टोटल बुक्स थी 50, तो हमारे पास 45 बुक्स और कहाँ गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 2 बुक्स और 3 बुक्स, इसका मतलब ए और बी को 2 बुक्स या 3 बुक्स नहीं मिली हैं, क्योंकि अगर ए को 2 बुक्स मिलती है, यहाँ 2 लिखा है, बी को 3 बुक्स मिलती है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो टोटल बुक्स तो 5 ही होती, पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि 50 बुक्स बांटनी है। मतलब हम लोग यहाँ ये सही नहीं समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ और मतलब है। मतलब ए के पास जो 2 वैल्यू है, पहले ए आया, पहले 2 आया, तो ये 2 बुक्स नहीं है, ठीक है। तो ये सही है कि ए का मतलब 2 बुक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। ए को 50 बुक्स का 2 हिस्सा मिला है, 2 पार्ट मिला है, 2 पार्ट, और बी को 3 हिस्सा मिला है, 3 पार्ट्स। मान लीजिए 2 बैग मिले हैं, उस बैग में कुछ किताबें हैं, इन 50 बुक्स को हम लोग कुछ बैग में सजा दिए, उसमें से 2 बैग मिला ए को और 3 बैग मिला बी को, 3 हिस्सा। पर हमें ये नहीं पता है कि उस एक बैग में कितनी किताबें हैं, बस हमें यही निकालना है कि ए को मिले 2 बैग बुक्स के, ठीक है, या 2 हिस्सा मिला, और बी को 3 हिस्सा मिला। अब हमें ये पता करना है कि एक हिस्से में कितनी बुक्स हैं, तो हम लोग इंटू कर देंगे, एक हिस्से में जितनी है 2 हिस्से में उतनी होंगी, 2 इंटू एक हिस्से की बुक्स, ठीक है। तो यहाँ रेशियो मतलब होता है पार्ट, उतना पार्ट मिला है ए को, 2 पार्ट, और बी को 3 पार्ट, ठीक है। तो ए रेशियो बी बराबर 2:3 का मतलब हुआ कि ए को 2 मिला पर 2 बुक्स नहीं मिला, ठीक है, और बी को 3 मिला पर 3 बुक्स नहीं मिला, क्योंकि अगर ए को 2 बुक्स मिलता और बी को 3 बुक्स मिलता तो टोटल बुक्स होता 2 + 3 बराबर 5 बुक्स, है ना, तो 5 बुक्स होता। पर हमसे तो कहा गया था कि 50 बुक्स डिवाइड करना है क्वेश्चन में, तो बाकी 45 बुक्स कहाँ गई, तो यहाँ 2 बुक्स, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू 2 नहीं ले सकते, ठीक है, मतलब ए को 2 बुक्स नहीं मिले, ए को जितनी बुक्स मिली है उसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, असलियत में ए को कितनी बुक्स मिली है, पर हमें 2 लिखा है तो ये ए की रेशियो वैल्यू है, रेशियो लिखा है तो ये रेशियो वैल्यू होती है, ठीक है। और समझते हैं इसको कि तो हमें ध्यान रखना है कि जो A/B बराबर 2:3 है, उसमें जो A की वैल्यू 2 आई है, A की वैल्यू कितनी आई है 2, और B की वैल्यू आई है मतलब दी हुई है क्वेश्चन में 3, वो रेशियो वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, रेशियो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी, मतलब असली में A को कितनी बुक्स मिली है, ठीक है। तो ए को जो 2 वैल्यू है वो रेशियो वैल्यू है ए की, और बी को जो 3 है वो 3 रेशियो वैल्यू है बी की। ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मतलब ओरिजिनल में या असली में ए और बी को कितनी बुक्स मिली है वो नहीं है, ठीक है। तो रेशियो वैल्यू और रियल वैल्यू अलग होती हैं, ये रेशियो वैल्यू दी हुई है हमें। ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ छोटे से एग्जाम्पल लेके। तो ए को 2 मिला है, मतलब 2 हिस्सा या 2 पार्ट्स मिले हैं, आप बैग्स बोल सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं जिसमें बुक्स हैं, तो 2 पार्ट, 2 हिस्सा। और बी को जो 3 मिला है, जो रेशियो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू दिखा रही है उतने पार्ट मिले हैं, तो 3 पार्ट्स मिले हैं, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक हिस्से की क्या वैल्यू है। मान लेते हैं एक हिस्सा या एक बैग या एक पार्ट में 10 किताबें हैं, इसको 2 बैग मिले हैं तो 20 किताबें मिली हैं। अगर एक हिस्सा की वैल्यू 20 किताबें हैं तो इसको 2 बैग मिले हैं, 40 किताबें मिली हैं, ऐसे करके। तो ये एक हिस्से की वैल्यू निकालना ही हमें है, यही हमारा मेन लक्ष्य है। तो हमें उस एक पार्ट की वैल्यू चाहिए कि एक पार्ट में कितनी बुक्स हैं, और फिर हम लोग 2 पार्ट या 3 पार्ट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल। अब हम लोग चलिए कुछ मैथ्स देखते हैं कि हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, वो है कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू।
कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो मेथड देखेंगे। पहला मेथड हमारा अलजेब्रा का मेथड है, और मैं थोड़ा बहुत आपको अलजेब्रा यहाँ बताऊंगा पर बहुत ज़्यादा नहीं, वो हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो अच्छे से करेंगे। अलजेब्रा आपको ध्यान होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले में भी थोड़ा सा हमने एक्स वाला देखा था, तो यहाँ पे थोड़ा अलजेब्रा देखेंगे। सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। देखिए, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू बराबर होती है रेशियो वैल्यू, रेशियो की वैल्यू इसको इनटू करते हैं फैक्टर से, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर या फिर इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो या तो आप इसको फैक्टर कह लीजिए या हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फैक्टर क्यों कहा? क्योंकि आपको बेसिक अरिथमेटिक में याद होगा सब ग्रुप 1 में नहीं सब ग्रुप 2 में जब एचसीएफ एलसीएम किया था, तो बेसिक अरिथमेटिक सब ग्रुप 2 में हमने देखा था अगर 12 को हम लोग 3 इंटू 4 लिखते हैं तो जो नंबर्स इंटू होते हैं वो दोनों इसके फैक्टर होते हैं। तो ये भी इंटू में है ना, तो हम लोग इसको फैक्टर लिख सकते हैं। ये फैक्टर है किसका? इसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये फैक्टर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने फैक्टर लिख दिया, या मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो फैक्टर होता है यही होता है एक पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू, बस यही हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो अगर हमें ए की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो यहाँ हम लिख देंगे ए, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए बराबर रेशियो वैल्यू ऑफ ए इंटू एक पार्ट। एक पार्ट की हमेशा सेम रहती है वैल्यू, वो ए बी से चेंज नहीं होती है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर ओरिजिनल वैल्यू ए की हो जाएगी, रेशियो वैल्यू ए की इंटू वो फैक्टर। अगर बी का निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी, रेशियो वैल्यू बी की और फिर वो फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो a के लिए हो जाएगा 2 इंटू फैक्टर और b के लिए हो जाएगा 3 इंटू फैक्टर, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह से हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि रेशियो क्या था a:b, ऐसे भी लिखते हैं 2:3, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए इसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तरह से इक्विवेलेंट रेशियो ही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फैक्टर क्या होगा? कोई नंबर होगा हमारे पास। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं और थोड़ा हम लोग अलजेब्रा देखते हैं। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हमने सेम फैक्टर या नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ये फैक्टर कोई नंबर ही होगा, लास्ट में कोई नंबर आएगा 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। तो ये फैक्टर कोई नंबर होगा, पर हमें अभी नहीं पता है कि वो नंबर क्या है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हमें पता नहीं रहता है वो नंबर क्या है, तब हम लोग अलजेब्रा में उस नंबर को लेटर मानते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है, एक अल्फ़ाबेट एक होती है, उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। तो जो चीज़ पता नहीं उसको हम लोग एक्स मान सकते हैं, वाई, जेड, एम, एन, के, ए, बी, सी, कुछ भी मान सकते हैं, बड़ा या छोटा कुछ भी। तो स्मॉल लेटर्स लेते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो फैक्टर है वो फैक्टर हमारे पास एक्स है, इसकी कोई वैल्यू आएगी 5, 10, 15, 20, पर अभी एक्स है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए। तो क्या हो जाएगी? रेशियो वैल्यू ऑफ ए, है ना, ये फॉर्मूला था। तो ए, तो रेशियो वैल्यू ऑफ ए की रेशियो वैल्यू क्या है 2 इंटू फैक्टर क्या है एक्स। अब देखिए क्या होता है कि बीच में इंटू छुप जाता है, हमने पहले भी देखा है बहुत सारे साइन छुपे हुए होते हैं, डेसिमल छुपा हुआ होता है, तो इंटू छुप जाता है। देखिए एक्स से ये इंटू है, कई बार स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू छुप जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x। तो ये ओरिजिनल वैल्यू ए क्यों, मतलब ए को कितनी किताबें मिली हैं? 2x किताबें मिली हैं, पर हमें पता नहीं x क्या है। पर हमें इतना पता है ए को 2x किताबें मिली हैं, असली में 2 नहीं मिली हैं, 2x मिली हैं।
उसी तरह ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, रेशियो वैल्यू ऑफ बी इंटू फैक्टर। तो रेशियो वैल्यू ऑफ बी क्या है 3 और फैक्टर है x, इंटू छुप जाएगा तो 3x। ठीक है, तो दोनों टर्म्स को सेम नंबर से हमने इंटू किया और अभी वो नंबर हमें पता नहीं है क्या है, उसको हमने x मान लिया। ठीक है, ऐसा हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2:3 था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्विवेलेंट रेशियो एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इन दोनों को क्या x से इंटू कर सकते हैं, तो क्या आया 2x और 3x ही तो आया। अब ये ओरिजिनल वैल्यू बन गई। अब ये रेशियो है पर ये ओरिजिनल वैल्यू हम लोग इनको बोल सकते हैं, पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है पहले। तो एक तरह से इक्विवेलेंट रेशियो का ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। तो असली में a को 2x किताबें मिली हैं और b को 3x किताबें मिली हैं। ओके, यहाँ तक हमने किया। अब हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अलजेब्रा में ना हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब ये हम लोग के ऊपर है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना सोच पाएंगे तो हम लोग इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपको ध्यान होगा डेसिमल पॉइंट के LHS में कुछ था, RHS में कुछ था, होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट। नंबर लाइन में हमने देखा था 0 के LHS में क्या था, निगेटिव इंटीजर्स, RHS में पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वैसे इक्वल टू एक होता है, जैसे डेसिमल पॉइंट 0 इक्वल टू के LHS में कुछ होगा और RHS में कुछ होगा। ठीक है, उसको हम लोग फिर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे इसको नंबर लाइन बोलते हैं, इसको डेसिमल बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं। हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी मैं और कोशिश करता हूँ थोड़ा। तो देखिए ए के पास कितनी किताबें हैं, तो 2 नहीं है, 2x है। ठीक है, और बी के पास कितनी किताबें हैं, 3x है। अब थोड़ा क्वेश्चन में देखिए कि ए के पास जितनी किताबें हैं और बी के पास जितनी किताबें हैं उनको मिला के कितना आना चाहिए, 50 किताबें। तो बस यही हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अलजेब्रा का बेस है, अलजेब्रा का फंडामेंटल चीज़ है, तो हम लोग उसको अलजेब्रा में और अच्छे से सीखेंगे। तो अब ये ए की ओरिजिनल वैल्यू है 2x, सिर्फ 2 नहीं है, वो तो हिस्सा था, 2x इंटू कर दिया तो अब ये ओरिजिनल वैल्यू है। बी की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 3x है, मतलब बी को 3x हमें बुक्स मिली है, 3x बुक्स मिली हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार हमें पता है कि दोनों ए और बी के पास कुल मिला के 50 बुक्स हैं। तो अब हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ए की बुक्स, जितने भी ए के पास बुक्स हैं हमें नहीं पता अभी, प्लस बी की बुक्स बराबर कितना है, 50 है। ठीक है, तो ए के पास जितनी बुक्स है और बी के पास जितनी बुक्स हैं उन दोनों को मिलाकर कितना है, तो उन दोनों को मिलाकर 50 है। तो अब आप बताइए ए के पास कितनी बुक्स हैं, तो 2x बुक्स है, प्लस के नीचे प्लस, और बी के पास कितनी बुक्स हैं, तो 3x बुक्स हैं, बराबर 50। बस ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वल टू के LHS में RHS में। ठीक है, तो ए के पास 2x बुक्स थी, प्लस के नीचे प्लस, बी के पास 3x बुक्स थी, तो बी की बुक्स के नीचे 3x, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 50 के नीचे 50। अब देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं, तो x और x को तो x लिख देते हैं। ठीक है, और इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट को जोड़ते हैं, बिल्कुल इंटीजर जैसा। तो इसके बोलने प्लस है, +2 +3 प्लस प्लस लिखेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 2 + 3 5, अब प्लस लिखते नहीं है तो 5x। ठीक है, ऐसा सोचिए x को x लिख देंगे, 2 + 3 5। ठीक है, इक्वल टू 50। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर इंटू है, बीच में इंटू छुपा होता है, हमने देखा था। तो ये जब इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, ये रूल होता है ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पर ये इधर जाता है तो इंटू में डिवाइड है ना, इसके बगल में प्लस साइन है, राइट हैंड साइड में इंटू साइन है, तो यहाँ पर इंटू के कारण ये डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो 5 × x, तो नीचे जाएगा तो डिवाइड बाय x, डिवाइड को ऐसे बाय में लिख सकते हैं। अब आपको इसको तो कैंसिल करना आता है, 5 से चला जाएगा, 5 कॉमन फैक्टर है, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, और 1 लिखते नहीं है तो x बराबर कितना आ गया, 10। बस हमें x की वैल्यू ही तो चाहिए थी, मतलब फैक्टर की वैल्यू निकल गई हमारे पास। तो फैक्टर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 10। अब एक बार हमारे पास x 10 आ गया तो हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है a क्या है, 2x है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x 10 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a,
ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए कितनी थी 2x, 2x बीच में इंटू छुपा है 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 10 है, 2 इंटू 10 बराबर 20। और बुक्स लिख देते हैं, यूनिट हो गई। वैसे यूनिट मीटर सेंटीमीटर वो ज़्यादातर होता है, पर ये भी लिख सकते हैं, बुक्स है तो बुक्स आप लिख दीजिएगा, बुक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 20 बुक्स और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी। थ्री एक्स बीच में इंटू छुपा है 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 10 है, 3 इंटू 10 तो 30 बुक्स। तो बी के पास 30 बुक्स है। तो अब देखिए ये जो हमारे पास 20 और 30 है, इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और जो शुरू में हमारे पास थी ये रेशियो वैल्यूज थी, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू और रेशियो वैल्यू में अंतर होता है। ज़्यादातर ये दोनों वैल्यू अलग अलग होती हैं। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो ज़्यादातर बड़ी होती है और रेशियो वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, ज़्यादातर, है ना। कभी कभार ओरिजिनल वैल्यू छोटी होती है, रेशियो बड़ी होती है, पर वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर आप जब भी देखिएगा ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होती है, मतलब दोनों में अंतर होता है। कभी कभी दोनों सेम होती है। कब सेम होती है आप बता पाइएगा? तो सेम तब होती है जब हमारे पास फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाती है किसी तरह। अब देखिए 1 को इंटू करिएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी जो रेशियो की वैल्यू थी। मतलब मान लीजिए x 1 होता तो 2 इंटू 1 1 ही तो आता, मतलब सॉरी 2 इंटू 1 2 ही तो आता, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 1 होती 3 इंटू 1 3 आता। तो ओरिजिनल वैल्यू भी 3, रेशियो वैल्यू भी 3, ओरिजिनल वैल्यू भी 2, रेशियो वैल्यू भी 2। पर वो बहुत कम होता है जब फैक्टर 1 आता है, पर कभी कभी होता है। वरना ज़्यादातर आप यही देखिएगा कि रेशियो वैल्यू अलग होती है और ओरिजिनल वैल्यू अलग होती है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू और रेशियो वैल्यू में अंतर होता है। ये दोनों जनरली ये ज़्यादातर अलग अलग होती हैं। जब फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 होता है तब ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाती हैं। हमेशा तो नहीं, पर अधिकतर जो रेशियो की वैल्यूज़ होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दी रहती हैं। जैसे क्या होता है, जो रेशियो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर सिंपलेस्ट फॉर्म में दी रहती हैं। जैसे 2:3 या 2:3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगी, पर हाँ कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म में ये दी जाती हैं, ठीक है। और हम लोग चाहें तो इसको रीचेक भी कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल वैल्यू है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रखिए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं जैसे a रेशियो b। तो a की 20 है और 30 है, तो ये रेशियो लगा हुआ है पर हमें पता है ओरिजिनल वैल्यू है ना। पर रेशियो लगा हुआ है तो ऐसा नहीं रेशियो वैल्यू हो गई, आई ओरिजिनल वैल्यू को अभी हमें पता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता तो हम लोग रेशियो वैल्यू मान के आगे बढ़ते हैं, पर अभी हमें पता है ओरिजिनल है तो हमने ओरिजिनल को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 0 से 0 कैंसिल किए तो 2:3। तो देखिए यही क्वेश्चन में दिया था सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो मेथड है अलजेब्रा का, ये अभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, पर आगे समय के साथ ये बहुत आसान हो जाए, क्योंकि आगे फिर यही आपको करना है अलजेब्रा हर जगह। तो ये मेथड अभी समझने में हो सकता है मुश्किल हो, मैंने कोशिश की, आप एक बार देखिएगा, पर आगे समय के साथ ये आसान होता जाएगा। और आगे की क्लासेस में मैथ्स में हम लोग इसी मेथड से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं मेथड टू जो हम लोग इस क्लास में करेंगे, या इसको हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। और ये अलजेब्रा मेथड के बाद में, या अलजेब्रा मेथड के बाद अब हम लोग ये मेथड कर लेते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग इसी मेथड को करेंगे, और अलजेब्रा मेथड हम लोग बाद में करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादातर वो यूज़ होता है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। पर अभी नहीं, अभी हम लोग ये मेथड देखते हैं। ये मेथड भी यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ अलजेब्रा मेथड यूज़ होता है, पर हाँ वो ज़्यादातर यूज़ होता है। XYZ मैथ्स में आगे चल के आपको हर जगह यही दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेथड 2 देखते हैं। देखिए मेथड 2 देखते हैं हम लोग। तो मेथड 2 हमारे पास है कि हमारे पास a रेशियो b कितना दिया है, 2:3, और हमें a और b की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो आप a लिखिए, सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं a की रेशियो वैल्यू, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए उसकी रेशियो वैल्यू लिखिए। तो ऊपर है 2, तो 2 लिख दीजिए।
और नीचे लिखिए टोटल रेशियो वैल्यू। यहाँ मैंने पीडीएफ में अच्छे से लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल रेशियो वैल्यू, तो टोटल रेशियो वैल्यू कितनी है 2 + 3 इनटू करते हैं जो गिवन नंबर हमारे पास है, मतलब जिस नंबर को डिवाइड करना है। 50 बुक्स को डिवाइड करना है, आपको ध्यान होगा, तो 50, तो यहाँ पर 50 लिखिए, आप 50 बुक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया है जिस नंबर को डिवाइड करना है, तो ए की रेशियो वैल्यू टोटल रेशियो वैल्यू इनटू जो नंबर दिया हुआ है, तो देखिए ये हो जाएगा 2/5 इंटू 50, 5 1 जा 5 10 जा तो 20, तो ए की वैल्यू आ गई 20। और लास्ट में बुक्स लिख देंगे यूनिट। वैसे यूनिट ज़्यादातर मीटर सेंटीमीटर केजी होता है, पर ये भी यूनिट्स में ही आएगा क्योंकि हम लोग बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा आसान था बिल्कुल, लेकिन वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे उसको भी आप समझिएगा। चलिए ऐसे हम लोग बी निकाल लेते हैं। आप ऐसे भी बी सोच सकते हैं कि ए और बी को मिला के 50 है, अगर ए के पास 20 किताबें हैं तो बी के पास 30 ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को ही मिला है और किसी तीसरे को नहीं मिला है। ऐसे भी सोच सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे बी। तो बी की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो बी की रेशियो वैल्यू क्या है 3, तो पहले ए है तो पहले वाला ए और बाद वाला बी, तो बी की क्या है 3, क्या है रेशियो वैल्यू, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, हमेशा डिवाइड टोटल वैल्यू से होगा। 2 + 3 5 इंटू जो नंबर है 50, तो 5 1 जा 5 10 जा 30, तो बी के पास हमारे पास ओरिजिनली 30 बुक्स है, तो एक बक्से में 10 किताबें थी, या एक बैग में या एक पार्ट में। ओके, तो क्वेश्चन में बुक्स को डिवाइड करना था, तो लास्ट में हम लोग बुक्स लिख देंगे। तो यूनिट सेंटीमीटर मीटर केजी कुछ भी हो सकता है, यहाँ बुक्स है। ठीक है, तो बुक्स लिख दीजिएगा, ज़्यादातर आपका मीटर ये सब होगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रेशियो वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू में क्या अंतर होता है। मैंने कोशिश की, एक बार आप देखिएगा। अब हम लोग एक बार अपना सेकंड टॉपिक भी कर लेते हैं और उसके बाद हमारा सब ग्रुप 3 पूरा हो जाएगा। और अगली क्लास से इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 5 क्वेश्चंस, उसको करके हम लोग सब ग्रुप 4 अपना परसेंटेज शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं डिवीजन ऑफ अ नंबर इन द गिवन रेशियो। एक नंबर दिया रहेगा, उसे गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 50 दिया था, 50 को 2:3 में डिवाइड करना था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ अ नंबर इन अ गिवन रेशियो। हम अभी मेथड 2 से आगे बढ़ेंगे, मेथड 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम बाद में देखेंगे जब अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं 683, यही क्वेश्चन है। डिवाइड 50 इन द रेशियो 2:3। डिवाइड, अब ये 50 बुक्स नहीं है, बस 50 एक नंबर है, उस नंबर को इन द रेशियो 2:3। मतलब ये जो 50 है, इसको 2 भाग में हमें तोड़ना है। पहला भाग का रेशियो 2:2 और दूसरा का 3, रेशियो वैल्यू ऐसी आनी चाहिए। तो ये ओरिजिनल वैल्यू हमें निकालनी है, ये क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके लिखना है, A/B करके लिखना है, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो मैंने क्या मान लिया है कि पहले पार्ट को A मान लिया, तो लेट माना A/B बराबर 2:3 है। मतलब ये जो पहला पार्ट है उसका नाम A है और दूसरे पार्ट का नाम B है। तो अब मुझे A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि A की रेशियो वैल्यू 2 है। ठीक है, और हमें रियल वैल्यू चाहिए, असली में कितने पार्ट, मतलब कितना हिस्सा मिला है A को, या हिस्सा की जगह हम कह सकते हैं असली में कितना मिला है A को। 2 हिस्सा मिला है A को, ये तो हमें दिख रहा है, पर असली में कितनी वैल्यू मिली है, कितने नंबर है उसके पास। तो A की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो A की रेशियो वैल्यू ऊपर लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल हो जाएगा 2 + 3 इंटू नंबर जो है क्वेश्चन में 50 है, तो 50, तो 2/5 इंटू 50, 5 1 जा 5 10 जा 2 10 जा 20। आपको यूनिट नहीं है तो हम लोग सिर्फ 20 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह B, तो ये रेशियो वैल्यू है हमारे पास, मतलब ये रेशियो वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो B की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो पहले उसकी रेशियो वैल्यू लिखेंगे 3 डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स या टोटल रेशियो वैल्यू, जैसे भी आप समझिए, 2 + 3 इंटू जो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, तो हो जाएगा 3/5 इंटू 50, 5 1 जा 5 10 जा 3 10 जा 30। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, मैंने एक लाइन लिखी है, 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3 इक्वल टू 20 एंड 30। आप रीचेक भी कर सकते हैं। रीचेक के लिए आप क्या करिएगा, 20 और 30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो देखिए 2:3 आ गया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म दिया था, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दिया था तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगा तो थोड़ा और कम आ जाएगा, तो आपको बीच में रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रीचेक भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2। देखते हैं ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 684। क्वेश्चन है डिवाइड ₹60 in the ratio 1:2। तो मान लेते हैं दो पार्ट ए और बी है, तो फिर से लेट, आप अलग अलग तरह से लिख भी सकते हैं जैसे आपको सही लगे। तो लेट A:B बराबर 1:2। तो ए को 1 रेशियो वैल्यू, बी को 2 रेशियो वैल्यू। अब हमें चाहिए असली में ए को, ओरिजिनल वैल्यू ए की क्या है। तो पहले ए की रेशियो वैल्यू 1 है तो 1, टोटल तो 1 + 2, टोटल पार्ट या टोटल रेशियो वैल्यू इनटू नंबर तो 60, तो 1/3 इंटू 60, तो 3 1 जा 3 2 और 0 और ये 20। अब 20 है तो हम लोग यहाँ पर यूनिट भी डालते हैं। अब देखिए इसमें जो रुपीज़ यूनिट है वो शुरू में आता है, तो ₹20। तो ए को ₹20 मिला है, 20 रुपये मिले हैं। बी को देखते हैं, तो बी की ओरिजिनल वैल्यू, बी को कितने रुपए मिले, तो पहले रेशियो वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट तो 1 + 2 और कितने रुपए हैं तो 60। आप चाहें तो यहाँ भी ₹60 लिख सकते हैं, यूनिट के साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 2/3 इंटू ₹60, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 0 का 0, तो रुपीज़ का रुपीज़ और 2 इंटू 20 कम्यूटेटिव लगाइए, 22 जा 40 या 2 2 जा 4 और 0 का 0। तो असली में ए को मिले हैं ₹20 और बी को ₹40। ठीक है, आप रीचेक भी कर सकते हैं इसको आप। अब देखिए पहले ए ही लिखिएगा क्योंकि वहाँ पहले ए माना है, तो 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 2 जा तो 1:2 आ गया, मतलब सही है। ओके, पहले 20 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर द टू पार्ट्स ऑफ आर ₹20 एंड ₹40। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 685। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 685 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस ग्रुप का, सब ग्रुप का। और फिर कुछ क्वेश्चन बैंक है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और फिर हम लोग इंटरमीडिएट अरिथमेटिक का लास्ट सब ग्रुप करेंगे जो कि हमारे पास है परसेंटेज। तो देखते हैं हम लोग 685। हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड 45 kg in the ratio 2:4:3। ओके, तो यहाँ पर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं लेट 3 हिस्से ए बी सी, तो A:B:C इज इक्वल टू 2:4:3। तो ए की रेशियो वैल्यू 2, जो पहले है वो पहले, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। ए की रेशियो वैल्यू 2, बी की रेशियो वैल्यू 4 और सी की रेशियो वैल्यू 3। अब ए की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो ए की रेशियो वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो वैल्यूज सबको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 3 इंटू 45, यूनिट भी लिख देते हैं केजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह 2 डिवाइडेड बाय 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 इंटू 45 kg, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 एंड 2 5 जा 10, 10 kg। ठीक है, तो ए। वैसे बी हम लोग देखते हैं, तो बी की रेशियो वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय, आप इसको ऐड करिएगा वही आएगा 9 इंटू 45, यूनिट भी लिख देते हैं। तो 9 1 जा 9 5 जा 4 5 जा 20, सो वी हैव 20 kg एंड देन वी हैव सी। तो सी हमारे पास है 3। ओके, तो अच्छे से लिखेंगे गैप देके, और वही आएगा जोड़ने पे 2 + 4 6, 6 + 3 9 इंटू 45 kg, 9 1 जा 9 5 जा 3 5 जा 15, 15 kg। तो यहाँ पर ए की ओरिजिनल वैल्यू है 10 kg, बी की 20 kg, सी की 15 kg। आप चेक भी कर सकते हैं,
जैसे ए की जगह लिख दीजिए 10 ओरिजिनल वैल्यू, बी की जगह 20, सी की जगह 15। तो किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। 5 2 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 3 ज़ा। तो 2:4:3 क्यों आ गया? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिया था। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया रहता तो आपको थोड़ा सा सोच के रीचेक करना होता, ठीक है। बाकी ये हमारे पास पूरा हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यूनिट भी कैंसिल हो जाते हैं। मान लीजिए आप यूनिट के साथ लिखते हैं ना, तो यूनिट भी कैंसिल हो जाते हैं रेशियो में। डिवाइड ही है, जैसे ऐसे डिवाइड होता तो ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही कैंसिल होता है। पर यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, वैसे हम लोग 3 टर्म जनरली पढ़ते नहीं है फ्रैक्शंस में, तो हम लोग समझ जाएंगे। यूनिट डिवाइड हम लोग कर सकते, केजी 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर सेम रखेंगे, ऑर्डर को बदलेंगे नहीं। तो इसी के साथ हमारा सब ग्रुप 3 पूरा होता है। रेशियो हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा ही सा किया, धीरे धीरे और हम लोग देखेंगे इसको। अब हम लोग अगला शुरू करेंगे परसेंटेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी हम लोग सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो क्लास 7th में 8th में तो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब आते हैं। तो वो सब हम लोग अभी नहीं करेंगे। हम लोग परसेंटेज का कुछ बेसिक्स देखेंगे जो आगे कनेक्ट हो पाए 9th में, 10th में, आगे में, या 6th 7th 8th के भी आगे के चैप्टर्स में। और फिर हम लोग चलेंगे अपने एडवांस्ड अरिथमेटिक में, और उसमें रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स थोड़ा सा आसान होगा हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हमने फ्रैक्शंस को देख लिया, लेकिन उसके भी कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग उस समय देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास नंबर 29। हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बैंक हैं, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं PDF शेयर कर देता हूँ, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्लास नंबर 28 शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम लोग क्लास 1 से रिवाइज करेंगे। हम लोग अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं 6 से 7 से 8 में, 6 7 8 ऐसे हम लोग आगे और भी ब्रांचेस को कनेक्ट करेंगे। 9 10 पर भी हमारा फोकस है, पर अभी नोट्स वगैरह, सिलेबस वगैरह 6 to 8 के अनुसार हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सब ग्रुप 3 तक पूरा किया था बेसिक अरिथमेटिक का, और इंटरमीडिएट अरिथमेटिक भी आज हमने पूरी कर ली है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स लीव कर देंगे। जो कनेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक्स हम लोग करेंगे। हमने डिजिट्स के बारे में जाना, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, और कुछ बेसिक बातें की जो डेसिमल्स में इंपॉर्टेंट थी। कम्यूटेटिविटी के बारे में जाना, साइंस वगैरह के बारे में जाना, नंबर लाइन्स के बारे में जाना, कंपैरिजन, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब टॉपिक्स हमने लीव किए थे। ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड के बारे में जान रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में देखा, उसका फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट था। सब्ट्रैक्शन के बारे में भी देखा, और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्वेश्चंस देखे। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक किया, और उसके बाद फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए थे। और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा। उसमें इनटू आता है, तो कई बार स्टूडेंट्स को माइनस माइनस में दिक्कत आती है, प्लस होगा या माइनस लिखेंगे, क्या करेंगे। तो अगर इनटू होगा तो प्लस होगा, और बाकी मल्टीप्लिकेशन है कि हमें प्लस माइनस करना है, वो हमें ध्यान रखना है। तो हम माइनस का ध्यान रखेंगे, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट्स वाले भी किए थे, तो 1 और इंटू छुपा होता है, उसके क्वेश्चंस हमने किए थे। और फिर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन बैंक हमने देखा। क्वेश्चन बैंक देखने के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़े, और हमने डिवीज़न के बारे में देखा। डिवीज़न में हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी देखा था, और फार्मूला से भी देखा था, क्वेश्चंस देखे थे। माइनस का हमें ध्यान रखना है, जनरली जो माइनस होता है वो न्यूमरेटर में होता है। फिर हमने अगला सब ग्रुप किया था बेसिक अरिथमेटिक का। फिर हम एलसीएम देखे कि एलसीएम, एचसीएफ ये सब कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। पूरी तरह डिवाइड करना मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या होता है, कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में हमने देखा। फिर आगे हम बढ़े, और आगे हमने क्वेश्चन बैंक देखा था। उसके बाद प्राइम नंबर्स देखे, कंपोजिट नंबर्स देखे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, और आगे हमने क्वेश्चन बैंक देखा था। क्वेश्चन बैंक में हमने कुछ क्वेश्चन लीव किए थे जो थोड़े लेंदी थे, 1-2 क्वेश्चन। बाकी हमने बेसिक क्वेश्चंस को पूरा किया था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, और आगे हमने कॉमन फैक्टर्स देखा। फैक्टर्स के बाद कॉमन नाम क्यों पड़ा वो भी हमने देखा। तो ऐसे नाम से भी हम लोग देख सकते हैं आगे ना, साइंस वगैरह में इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग ने को प्राइम नंबर्स के बारे में देखा, ठीक है, ये क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हमने HCF के बारे में देखा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले हमने देखी क्या होता है, ठीक है। तो HCF का नाम हमने देखा। तो यहाँ पर फिर हमने HCF देखा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक बनाया। फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट था। फैक्टर ट्री मेथड देखा, डिवीज़न मेथड भी हमने इसका देखा था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, डिवीज़न मेथड।
फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने HCF देखा। इस बार हमने जो HCF देखा क्वेश्चन बैंक के बाद वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखा। डिवीजन मेथड जनरली हम लोग इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। मल्टीपल्स देखा, मल्टीपल्स के बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स देखा था, और जैसे HCF में आगे बढ़े थे यहाँ भी हमने LCM देखा और उसका हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और क्वेश्चन बैंक जाने। फिर LCM हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा। फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे फिर हमने सब ग्रुप 3 में डिविजिबिलिटी देखा। कई नंबर से हमें देखना होता है, पर हमने यहाँ पर पहले यूनिट डिजिट देख लिया, यूनिट प्लेस क्या होता है, फिर 2 से 3 से और 5 से देखा, और 10 से भी थोड़ा देखा था, और 11 से हमने अभी नहीं किया था। मैथ स्किल्स हमें ध्यान रखना है, मन में कैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट अरिथमेटिक हमने देखा और उसमें हम लोग फ्रैक्शंस देखे। फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखे क्या होते हैं। उसके बाद हमने कन्वर्जन देखा था, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, और रिवर्स भी गए थे। रिवर्स इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन बैंक के बाद, रिवर्स, जिसमें हमने मिक्स से वापस इम्प्रॉपर में गए थे। और उसके बाद फिर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हम आगे बढ़े, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हमने देखा और इक्विवेलेंट रेशियो से भी कनेक्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट। फिर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में देखा, अलग अलग मेथड एक ही आंसर आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म देखा, कैंसिलेशन ऑफ ज़ीरो, रेशियो में भी हम लोग कर सकते हैं, एंटीसेडेंट कॉन्सिक्वेंट में देखा था। फिर हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन बैंक देखा और उसके बाद हमने लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस देखा। उसके बाद फिर हमने कन्वर्जन देखा अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में। फिर हम और आगे बढ़े, फिर आगे हमने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस देखा। इसमें हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखा। अगर लाइक है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, अनलाइक है तो पहले हम लोग अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेथड 1 जो हमारा था वो तो हमारा बेसिक मेथड था, और मेथड 2 जो हमारे पास है वो शॉर्ट था मेथड 1 का। फिर हम और आगे बढ़े, क्वेश्चन बैंक के बाद हमने सब्ट्रैक्शन देखा। थोड़ा हम लोग इंग्लिश से मैथ्स में ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आया था, ठीक है, एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देखा। मल्टीप्लिकेशन से पहले ब्रैकेट देखा था हमने, जैसे हमने इंटीजर्स में देखा। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देखा। या तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, पर ज़्यादा आसान है पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में। माइनस माइनस का हमें ध्यान रखना है, ऑफ मतलब इनटू होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। बस इंग्लिश से मैथ्स कन्वर्जन है। फिर क्वेश्चन बैंक हमने देखा। फिर हम डिवीजन से पहले रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट देखे और फिर हमने डिवीजन पूरा किया। फिर सब ग्रुप टू डेसिमल्स था। फ्रैक्शन की तरह पहले रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, कुछ टॉपिक्स लीव किए, कहाँ पर डेसिमल पॉइंट छुपा होता है, क्या क्या सिंबल छुपे होते हैं, कहाँ पर जीरो की वैल्यू होती है, कहाँ पर नहीं होती है, कहाँ लगा सकते हैं ऐसी, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, वो सब हमने देखा। डेसिमल नंबर के हमने 2 पार्ट्स देखे। डेसिमल प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कन्वर्ट टू अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ये सब देखा। नंबर लाइन पे थोड़ा सा देखा था, डेसिमल से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर हमने देखा। फिर हम रिवर्स में गए थे क्वेश्चन बैंक के बाद, फ्रैक्शन से डेसिमल, इसमें हमने केस 1 देखा, केस 2 देखा, ठीक है। फिर लेफ़्ट में शिफ्ट होता है वो हमने देखा था। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे हमने देखा था कब 10 होगा, कब 10 या पावर ऑफ 10 नहीं होंगे। यूनिट कन्वर्जन वगैरह भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने लीव किए थे। लाइक और अनलाइक डेसिमल्स देखा, ये कनेक्ट हुए थे, जैसे फ्रैक्शंस में थे ऑपरेशंस, लाइक डेसिमल पहले कन्वर्ट करना है। सब्ट्रैक्शन हमने देखा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हमने देखा। मल्टीप्लिकेशन में भी केस 1 देखा, केस 2 देखा, इसमें राइट में शिफ्ट होता है, डिवीजन में लेफ्ट में शिफ्ट होता है। जब डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फिर हम लोग पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डेसिमल प्लेसेस को ऐड करके हम लोग आंसर में लिख देते हैं, वो हमने देखा। फिर आगे हमने डिवीजन देखा। डिवीजन आपका फ्रैक्शन जैसे था, फ्रैक्शन से डेसिमल। केस 1 देखा। केस 2 में हमें ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी तरह सेम डेसिमल प्लेसेस हो जाए, तो हमें कन्वर्ट करना आता था। और इसी के साथ हमने अपने सब ग्रुप पूरा किया था। क्वेश्चंस हमने किए थे। सब ग्रुप 3 रेशियो है। रेशियो में बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ना था, रेशियो, प्रपोर्शन और यूनिटरी मेथड। तो हमने ये 2 तो अभी लीव किया था, और हमारा जो रेशियो था उसमें भी हमने कुछ देखा था, ठीक है। तो हमने कन्वर्जन देखा, रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो, फिर रेशियो से डेसिमल, डेसिमल से रेशियो, ये सब चीज़ हमने देखा। अलग अलग बीच में यूज़ होते हैं, तो रिवीजन, प्रैक्टिस, कनेक्शन, इन सब से आगे बढ़ेंगे। फिर हमने इक्विवेलेंट रेशियो देखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह, इसके कॉन्सेप्ट्स हमने किए। फिर हम डायरेक्ट भी करना सीख गए थे मेथड 2 से, ठीक है। हमने ये आज मेथड 2 से ही देखा। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी हमने मेथड 2 से देखा। डायरेक्ट एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट, या पहला टर्म या दूसरा टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। 3 टर्म हो तो तीनों टर्म को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये पूरा किया था, लेकिन हमने 2 टॉपिक्स बोले थे, 2 टॉपिक्स देख लेते हैं, तो हम लोग ये 2 टॉपिक्स देख लेते हैं।
तो रेशियो वैल्यू और रियल या ओरिजिनल वैल्यू और डिवीजन ऑफ अ नंबर इन द गिवन रेशियो। तो यहाँ पर माना हमारे पास 2 स्टूडेंट्स ए और बी हैं और हमारे पास 50 बुक्स हैं, ये हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें 50 बुक्स को ए और बी के बीच में डिवाइड करना है, पर हमें बोला गया है 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे, तो हम 3:2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2:3 और 3:2 अलग होता है। ए के बगल में मतलब ए पहले है तो इक्वल टू के बगल में 2 पहले, मतलब ए का मान 2 है। कौन सा मान है? तो अनुपातिक मान है ना, मतलब रेशियो की वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि ए को 2 मिला, ए को क्या मिला? 2 मिला। पर 2 क्या मिला? अगर हम लोग मान लेते हैं 2 बुक मिला तो गलत हो जाएगा। तो 2 + 3 5 ही बुक्स होंगी, बाकी 45 बुक्स। तो इसका मतलब हुआ ए को 2 मिला पर 2 बुक नहीं मिला। उसी तरह बी को 3 मिला पर 3 बुक्स नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि अगर ए को 2 बुक मिलता और बी को 3 बुक मिलता तो टोटल बुक्स 2 + 3 5 बुक्स होती, ठीक है, होता या होती। पर हमसे तो कहा गया था 50 बुक्स डिवाइड करने, तो 45 बुक्स का है, मतलब कुछ गलती हो रही है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो रेशियो वैल्यू है वो 2 है, तो रेशियो वैल्यू में पार्ट की वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं आती है। तो बी की वैल्यू जो 3 है वो भी रेशियो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू नहीं है। इनकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मतलब ओरिजिनल में या असली में ए या बी को कितने बुक्स मिले हैं वो नहीं, मतलब असली में 2 या 3 बुक्स नहीं मिले हैं। ए को 2 मिला है मतलब 2 हिस्सा मिला है या 2 पार्ट मिला है। उसी तरह बी को 3 मिला है मतलब 3 हिस्सा मिला है या 3 पार्ट मिला है। ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पार्ट की वैल्यू चाहिए कि एक पार्ट में कितनी बुक्स हैं, और फिर 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू बराबर होता है, अलजेब्रा का मेथड है, इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू होता है रेशियो वैल्यू इंटू फैक्टर, जिसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। और हमने बेसिक अरिथमेटिक में देखा था कि अगर 2 इंटू होते हैं तो उनको फैक्टर ही कहते हैं, तो उसी नाम से फैक्टर यहाँ लिख लिया हमने। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, तो रेशियो वैल्यू ऑफ ए इंटू फैक्टर, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी, रेशियो वैल्यू बी इंटू फैक्टर। फैक्टर हमेशा सेम होता है, ये नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू 2, तो ये एंटीसेडेंट था, और बी के लिए 3 कॉन्सिक्वेंट जो रेशियो वैल्यू है। एक तरह से हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया, इक्विवेलेंट रेशियो का। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हमें पता है सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्टर फैक्टर है ना, ये सेम ही है, चेंज नहीं होगा। इस फैक्टर की एक वैल्यू आती है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने 10 कैलकुलेट किया था। तो ये फैक्टर कोई नंबर होगा, पर अभी हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो माना वो नंबर या फैक्टर x है, ठीक है। तो नंबर x मतलब फैक्टर x। तो हम लोग k, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हैं अलजेब्रा में। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा? 2 इंटू फैक्टर मतलब 2 इंटू एक्स, बीच का x छुप जाता है, अलजेब्रा में देखेंगे 2x। उसी तरह ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b 3 इंटू फैक्टर, तो 3 इंटू एक्स तो 3x, ओके। तो a:b हो जाएगा 2:3, तो a बराबर 2x और b बराबर 3x, है ना। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, ये रेशियो वैल्यू थी, अब ओरिजिनल वैल्यू 2x 3x हो गई। तो दोनों टर्म्स को सेम नंबर से हमने इंटू किया। अभी वो नंबर नहीं पता था तो अलजेब्रा में इसको x या कुछ भी मान सकते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ही है। क्यों? क्योंकि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को एक नंबर से इंटू किया, पता नहीं था तो x तो मान लेते हैं। फिर x की वैल्यू या नंबर हम लोग निकालते हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन बेस है पूरे अलजेब्रा का, इक्वेशंस पता होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हम लोग अलजेब्रा में सीखेंगे। तो a की ओरिजिनल वैल्यू 2x है, मतलब a के पास 2x बुक्स है। b की ओरिजिनल वैल्यू 3x है, मतलब b के पास ओरिजिनल 3x है, b के पास 3x बुक्स है। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें पता है कि दोनों a और b के पास कुल मिलाकर 50 बुक्स हैं, तो हम लोग मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए a की बुक्स प्लस b की बुक्स 50 है, ठीक है। तो a की बुक्स 2x है, तो 2x प्लस की जगह प्लस, b की बुक्स 3x है, बराबर 50, बराबर के नीचे बराबर, 50 के नीचे 50। 2x प्लस 3x x और 2 प्लस 3 5 5x बराबर 50। तो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, बीच में इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 50/5 दैट इज़ 10। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 10 होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स मतलब 20, 2 इंटू 10। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b 30 हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल वैल्यूज़ हो गई, ये रेशियो वैल्यूज़ थी। तो ये ओरिजिनल वैल्यू और रेशियो वैल्यू में अंतर होता है, ये दोनों जनरली या ज़्यादातर अलग अलग होती हैं। पर जब फैक्टर और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी, क्योंकि इंटू 1 करेंगे वही आंसर आएगा। हमेशा तो नहीं, पर अधिकतर जो रेशियो की वैल्यूज़ दी जाती हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म की होती हैं। ओरिजिनल वैल्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशियो वैल्यू, पर हमेशा नहीं होती, ये ध्यान रखना है। तो हर बार जब हम लोग रीचेक करेंगे तो सिंपलेस्ट वैल्यू हो तो हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर बीच में ही सिंपलेस्ट वैल्यू नहीं है तो हम लोग सिंपलेस्ट तक नहीं कन्वर्ट करेंगे, बीच में ही देख लेंगे, आ जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू है और ये हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखिए 2:3 जो क्वेश्चन में था। तो ये मेथड अभी समझने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, पर आगे समय के साथ आसान हो जाएगा। आगे की क्लासेस में मैथ्स हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में ऐसे ही मैथ्स बनाते हैं अलजेब्रा से। तो मेथड 2, ये मेथड हम अभी यूज़ करेंगे, अलजेब्रा मेथड हम लोग बाद में यूज़ करेंगे।
तो A/B 2:3 है, तो 50 बुक्स को डिवाइड करना है 2:3 में। तो A क्या हो जाएगा, A की ओरिजिनल वैल्यू होगी A की रेशियो वैल्यू बाय टोटल रेशियो वैल्यू इंटू नंबर, जो क्वेश्चन में दिया है या जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है। तो रेशियो वैल्यू 2, टोटल वैल्यू 2 + 3 इंटू 50 20। उसी तरह B की रेशियो वैल्यू, तो B ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, तो आ जाएगा 30। तो ये हम लोग यूनिट लिख देंगे। तो क्वेश्चन में बुक्स को डिवाइड करना था, तो लास्ट में बुक्स लिख देंगे, मतलब A को 20 बुक्स मिलेंगे, B को 30 बुक्स मिलेंगी। तो ये यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, केजी, ज़्यादातर यही होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं। वैसे पहले में हमने ये कॉन्सेप्ट देख ही लिया था एक तरह से, कि डिवीजन ऑफ अ नंबर इन द गिवन रेशियो। हम अभी मेथड 2 से आगे बढ़ेंगे। मेथड 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम बाद में देखेंगे जब अलजेब्रा पढ़ लेंगे। तो डिवाइड 50 इन द रेशियो 2:3। तो A/B 2:3 है, तो A की रेशियो वैल्यू, टोटल पार्ट 2 + 3 5 इंटू 50 मतलब 20, और B बराबर 3/5 इंटू 50 30। तो 2 पार्ट्स इन द रेशियो क्या हो गया, 20 और 30। अब यहाँ बुक्स वगैरह तो था नहीं, तो 20 30 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3 इज 20 एंड 30। ठीक है, तो आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। तो 2 हिस्सों में हमें बांटना था, माना पहला हिस्सा A है, दूसरा हिस्सा B है। रीचेक भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट वैल्यू दी है, सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ। तो अलग अलग तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2। तो हम लोग 2 पार्ट्स मानते हैं A और B, तो A/B 1:2 हो गया। तो टोटल पार्ट्स 1 + 2 3 हो गया। तो सम ऑफ रेशियो वैल्यूज़, तो A हो गया पहला 1, तो 1/3 इंटू ₹60 ₹20, और ये B की रेशियो वैल्यू टोटल 3 इंटू ₹60 ₹40, तो B ₹40। तो द 2 पार्ट्स या 2 पार्ट हो जाएगा ₹20 और ₹40। पहले 20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले 1 है, रेशियो 1, और ये जो रेशियो वैल्यू 1 थी उसकी ओरिजिनल वैल्यू 20 है, तो पहले ओरिजिनल वैल्यू 20 लिखेंगे। रीचेक भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 3 पार्ट हो तो तब भी वैसे ही लिखेंगे। यहाँ 3 था, तो A/B/C लिख दिया, 2:4:3। तो A हो गया 2 + 4 + 3 इंटू 45 kg, तो ये आपका 10 kg हो जाएगा। B बराबर वैसे ही 4/9 20 kg, और इसी तरह 15 kg यूनिट है। तो 45 को जब डिवाइड करेंगे 2:4:3 में, तो 10 kg 20 kg और 15 kg। तो ऑर्डर सेम रखना है, ऑर्डर नहीं बदलना, ये ध्यान रखना है। और रीचेक में हम लोग kg भी लगा सकते हैं, यूनिट भी कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 2:4:3 सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसलिए आ गया। ये क्वेश्चन बैंक हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर ना सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो आप रीचेक करिएगा। तो आप रीचेक में बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म मत करिएगा, बीच में आपको रुकना है, ठीक है। और उसी नंबर से काटना है जिस नंबर से ये आ जाए, डायरेक्ट नहीं आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी ध्यान रखना। तो ये 5 है, आप एक बार इसको देखिएगा। और हम लोग अगली वीडियो में अपना सब ग्रुप 4 शुरू करेंगे। आखिरी सब ग्रुप है इंटरमीडिएट अरिथमेटिक का, जो हमारा परसेंटेज है। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अपना आखिरी इंटरमीडिएट अरिथमेटिक पूरा नहीं हुआ है, अभी एक सब ग्रुप बाकी है, तो इंटरमीडिएट अरिथमेटिक को पूरा करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।